नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच की जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव और धमकियों के बावजूद ईरान झुकने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आ रहा है। अब ईरान ने ट्रंप को ऐसा तगड़ा झटका दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर के पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान ने आखिरकार एक नया ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है, चलिए वो आपको बता देते हैं। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच में ईरान का बहुत बड़ा फैसला देखने को मिला। हॉर्मुज का फैसला अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद ही हम करेंगे, उनकी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है। 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करने के लिए ईरान तैयार है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 20 जनवरी 2029 तक के लिए इंतजार कर लेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल समाप्त होने तक। और ट्रंप के सामने झुक करके हम कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तों को फिर से दोहरा दिया है। अब आपको बताती हूं कि ईरान की 3 बड़ी शर्तें क्या थी। पहली शर्त थी कि करीब $300 अरब का मुआवजा उन्हें दिया जाए, यानी ईरान के अंदर जो भी घमासान हुआ, ईरान के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, उसका मुआवजा अमेरिका दे। दूसरी शर्त यह थी कि जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई की जाए, जो संपत्तियां फ्रीज की गई थी उन्हें अनफ्रीज किया जाए। और तीसरी शर्त यह थी कि खाड़ी से अमेरिकी सेनाओं की वापसी होनी चाहिए। ईरान का यह रुख दुनिया के लिए किसी भी बुरे सपने से कम नहीं है। और अगर ट्रंप ने ईरान की ये शर्तें नहीं मानी और साल 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की। ग्लोबल तेल सप्लाई का 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से होकर के जो गुजरता है, और इसके बंद रहने का सीधा मतलब है दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत, आसमान छूती महंगाई, तबाह होती वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब गेंद पूरी तरीके से ट्रंप के पाले में है। या तो ट्रंप को झुक करके ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम करना होगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं करते हैं तो साल 2029 तक दुनिया इस कोहराम को झेलने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप से अब नो बातचीत, युद्ध पर ईरान अड़िग। हॉर्मुज नहीं खुलेगा जब तक यूएस में ट्रंप रहेगा। ट्रंप की टूटी अकड़, चले ईरान से वार्ता की डगर। खाड़ी में मौत का खेल, हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा तेल। ईरानी शर्तों पर युद्ध विराम, नहीं तो जारी रहेगा कोहराम। ट्रंप पर प्रेशर हाई, ईरान से अब नो मोर लड़ाई। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या 2029 तक हॉर्मुज से तेल नहीं गुजरने देने का ईरान के ऐलान से ट्रंप के आगे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार का खतरा भी बढ़ गया है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल सुशील पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ, ईरान मामलों के जानकार मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मौलाना नाजिम अशरफी जी, क्या हुआ, क्यों ईरान ये करना चाहता है? क्या ईरान चाहता है कि एक अमेरिका इजराइल की वजह से दुनिया भर को मुसीबत में डाल दिया जाए? देखिए जी मीनाक्षी जी, आपको और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा आदाब। कहने का मतलब यह है कि ईरान कभी कुछ नहीं करना चाहता। ईरान नहीं चाहता कि पूरी दुनिया, तो बहुत दूर की बात है, एक फर्द यानी इस जमीन पर जो पैदा हुआ है, एक फर्द, एक अपराध, उसको भी कोई तकलीफ पहुंचाई जाए या उसको कोई तकलीफ पहुंचे हमारी वजह से। कहीं ना कहीं ये मैं बार बार जैसे कहता हूं कि इसको ईरान युद्ध को उसने शुरू नहीं किया था, ना उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था। बंद करने की कुछ वजहें बनी, और जिसके पास जितना होता है, जिसके जैसी अपनी हैसियत होती है, जिसके जो जो कर सकता है, जो जिस पे बन सकता है वो करता है। उसकी कहीं ना कहीं ये मजबूरी थी, उसको ये करना पड़ा।
दूसरी बात, जंग वो खत्म नहीं करना चाहता। ये मैंने पिछली डिबेट में भी आपसे कहा था। ईरान, क्योंकि उसने जंग शुरू नहीं की थी। कहीं ना कहीं हम जब किसी भी आदमी से बात करते हैं, और गलती किसी की भी हो, लेकिन एक बहुत सीधा और शरीफ और सीधा सच्चा इंसान जब होता है, वो कहता है भैया मैं तो लड़ना नहीं चाहता आपसे, लेकिन फिर जब वो लड़ता जाता है ना, तो आप देख लीजिए, शरीफ आदमी जब अपनी उस पर आ जाता है, अपनी जिद पर जब अड़ जाता है, तो वो बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए वो कहता अब तो मैं तो इसको लड़ाई को खत्म ही नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं हम FIR करा दें और लोग कहते हैं फैसला कर दीजिए, आपने जो प्रार्थना पत्र या जो भी एप्लीकेशन वगैरह दी है इसको वापस ले लीजिए, मैं क्यों लूं वापस? मैंने कौन सी दी थी? मैंने कौन सी लड़ाई करी थी? वही यहाँ बात है। यहाँ एक बात देखिए, अब ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका, US, कहाँ की बात है? 7 समंदर पार, 7 समंदर दूर अमेरिका, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज है। ठीक है। तो उसमें कितनी बार नाम आता है ट्रम्प ट्रम्प, क्या लेना देना भाई उसका? चलो जो पड़ोसी देश है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का हो अरे सकता है युद्ध लेना तो देना उन्हीं के साथ चल है। रहा है मौलाना, और अगर युद्ध को रोकना है तो अमेरिका के साथ ही तो बातचीत करनी होगी। इजराइल को ना मैं तो आप वही तो, मानते ना इजराइल ईरान को मानता है, तो बातचीत उनके दोनों देशों के बीच में होने से रही। अब कैप्टन कुमार, आप कह रहे थे कि ये लड़ाई कभी नहीं रुकने वाली, ये लड़ाई अभी और जंग जारी रहने वाली है। हॉर्मुज को लेकर के ही देखिए नया फ्रंट बार बार खुल जाता है। हॉर्मुज सबसे बड़ा हथियार है कि 2029 तक बंद कर दिया जाएगा। ये मैंने कल भी सवाल उठाया था कि क्या ईरान इंतजार करेगा कि 2029 में जब सरकार बदल जाएगी अमेरिका में, तब हम बात कर लेंगे, हमें इनसे कोई बातचीत नहीं करनी है। वही स्थिति आज बन गई। धन्यवाद मीनाक्षी जी, जय हिंद, शनो वरुणा जी। ये बात बिल्कुल सर्वविदित है और दर्शक भी अब इसको समझ गए हैं कि अमेरिका की जिस नीति से लड़ाई ये शुरू हो गई, और ईरान जिस तरह से पिछले 1979 से अपने आप को बचा के रख रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ। प्रोवोकेशन लगातार चलता रहा। मोसाद का और इंटरनल CIA का कई बार आक्रमण हुआ उनके ऊपर। बहुत सारे चीजें ईरान ने झेली, और उसको पता है कि एट्रिशन वॉर, थकाने की बार अमेरिका छका रहा है। मैंने ये वर्ड यूज किया था, अमेरिका छका रहा है और ईरान थका रहा। ये वर्ड क्लियर है, करीब 15 दिन पहले मैंने ये वर्ड यूज करके समझाया था। तो ये ईरान समझता है कि वो अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता मिलिटरली, तो उसने एट्रिशन वॉरफेयर, इधर मारना उधर मारना, द्वंद्व फैलाना और कॉग्निटिव वॉरफेयर जो अमेरिका लगातार करता रहा है विश्व में, उसे ईरान भी समझता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होने के बावजूद मिसाइल और ड्रोन की कम कॉस्ट की कैपेबिलिटी के साथ उसने अमेरिका को थकाना है। राजनीतिक धैर्य के साथ जितनी देर तक वो करे। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ईरान ऐसा नहीं कह रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने ईरान अमेरिका को देखा, बार बार MOU हो, फिर वापस, फिर लड़ाई, फिर वापस, चक्रवात की तरह आया है अमेरिका उधर। 4 चीजें मैं जल्दी से कहूंगा। पहला तो वो एक दबाव बनाया उसने, दूसरा सैन्य शक्ति, उसके बाद फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन, उसके बाद सैन्य शक्ति, और उसके बाद फिर से प्रभाव। ये लगातार सर्किल में लाता है। इसको ईरान ने भी पकड़ लिया, और अब वो भी ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अमेरिका अपने कई चीजें हैं, इलेक्शन, ये सब चीजें, होम फ्रंट की बात छोड़ दें, फिर भी अमेरिका को दिक्कत तो होगी बहुत लंबे समय में। लेकिन ये निश्चित है कि अमेरिका ही इस नीति से आया है, और ईरान अगर उसको ही फॉलो कर रहा है, तो अब दोनों देश इस बात को समझ गए हैं कि जितनी देर, जितनी इनविजिबल बातें हो, जितना बिहाइंड द कर्टन टॉक्स होते रहे, पर एक बात मान के चलिए, टैक्टिकली भी मैं कह दूं, ट्रम्प का बयान कि स्ट्रैटेजिकली हमने टैक्टिकली, मिलिटरली हॉर्मुज को कंट्रोल में ले लिया है, और जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रूट है उसको हमने माइन से क्लियर कर दिया, और शिप्स वहां से गुजर रहे हैं। अब देखते हैं किसकी हिम्मत है हमारे इन शिप्स पे कितना अटैक करता है। तो स्कॉट तो नहीं कर रहे, अनमैन्ड बोट्स के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। मुसीबत दोनों देश बढ़ा रहे हैं। हॉर्मुज में सर मुसीबत दोनों देश बढ़ा रहे हैं। कर्नल पठानिया, हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई थी। IRGC कह रहा है कि अगर हमसे आपने परमिशन नहीं ली, हम नहीं जाने देंगे। वो भी लगातार जहाजों को निशाना बना रहा है। सेंटकॉम अलग दावे कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने यहाँ से अगस्त महीने के भीतर, 9 अगस्त का उन्होंने डेटा दिया है कि 55 जहाजों को हमने आने से रोक दिया, 2 जहाजों को हमने पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। मतलब कोई अब यहाँ से ईरान से क्रॉस करना चाहे तो भी दिक्कत है, और दूसरी तरफ अमेरिका के साइड से क्रॉस करना चाहे तो भी दिक्कत है। दोनों ही मोर्चा संभाल करके बैठे हुए हैं। हॉर्मुज एक कोई खोलना नहीं चाहता और दूसरा खुलने भी तो नहीं देना चाहता है। देखिए मीनाक्षी जी, अभी आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था, कोहराम। अभी ये कोहराम कहाँ मचा हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। USA के अंदर कोई कोहराम नहीं है, लेट मी टेल, बिकॉज ईरान की सैन्य शक्ति से बहुत बाहर है।
कोहराम कहाँ मचा हुआ है? ईरान के अंदर मचा हुआ है, और कुछ ये जो गल्फ कंट्रीज है इनके ऊपर मचा हुआ है। और उसके बाद हॉर्मुज स्टेट के अंदर ईरान जो है उसको रास्ता देने को तैयार नहीं है। अभी हॉर्मुज स्टेट का भी आप समझ लीजिए, यहाँ से दुनिया का 20% जो एनर्जी है वो पास होता है, और ज्यादातर देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, उन्होंने वो बंदोबस्त कर लिए हैं कि दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द ऑयल विच हैज टू कम फ्रॉम दिस रूट वाया हॉर्मुज स्ट्रेट। और इसी तरीके से दुनिया के जो बाकी देश हैं उन्होंने भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर ली हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। अभी अगर हम बात करें कि प्रेजेंट अंदर जो श्याम सर बोल रहे थे, श्याम कुमार सर, मेरे को ये लगता है कि जो थकाना, अमेरिका इज प्लेइंग दैट वॉर ऑफ फटीग अगेंस्ट ईरान। अभी सवाल ये है, अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है, ट्रंप को कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने अपनी नेक्स्ट इलेक्शन तो लड़नी है प्रेसिडेंट के लिए, और अभी उनकी जो सीनेट है वो भी इनके फेवर में आती जा रही है कि ट्रेड के अंदर उन्होंने 5 देश जिसमें भारत और चाइना है, और सीनेट ने अप्रूव कर दिया कि आप 100% टैरिफ लगाइए। ठीक। तो इसका मतलब है कि वहां की जो सेनेट है वो भी इस समय ट्रंप के फेवर में है। अभी इससे क्या हो रहा है, टाइम गेन करने से अमेरिका की जो एंटी डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली थर्ड और उसकी पेट्रियोटिक मिसाइल की हम बात करते हैं, उसके अंदर एट्रिशन काफी आ गया, 35 से 40%। तो जितना भी टाइम उनको मिल रहा है, उन्होंने एक डील कर रही है, उसको रिप्लेनिश करना शुरू करेंगे और उतना ही वो सुदृढ़ होते जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान क्या गेन कर रहा है इससे? उनका ईरान का जो सप्लाई वाला सिस्टम था वो तो फेल हो चुका है तो पूरी तरह से, और उनके जो ब्लॉकेट लगा हुआ है उससे उन लोगों की क्या हालत है। आप एक चीज और नोट कीजिएगा, अभी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें मुश्तबा खेमनेई ने बोला था कि जहां तक ये इनके पेशकियान और अगराची जो लीडर हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाय द IRGC। सो दैट मीन देयर इज सम काइंड ऑफ ए फ्रिक्शन between the leadership and the IRGC, and IRGC is calling the shot. अभी ईरान के को क्या मिल रहा है? इनको चाइनीज और रशियन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये इनको अवेलेबल है। उससे क्या हो रहा है कि इनकी जो जब भी अपने मिसाइल्स और ड्रोन अपनी टारगेट के ऊपर लॉन्च करते हैं तो इनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दे आर एबल टू डू दैट। यूएसए का भी नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वॉर इज नॉट ए चाइल्ड्स गेम। यू कैन नॉट से कि आई एम इंडल्जिंग इन वॉर, मेरा नुकसान नहीं होगा। अमेरिका का भी नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका उसको झेल सकता है। मेरी जो अपनी असेसमेंट है, आने वाले 1.5 या 2 महीने के अंदर दिस वॉर विल एंड, बिकॉज ईरान ने जो रेजिस्ट किया अभी तक बहुत बहादुरी से किया है। आई दुनिया भी तो अप्रिशिएट इसी दोस बात का पीपल। इंतजार कर रही है सर कि ये वॉर मेरी किसी अपनी तरीके से असेसमेंट है, आई रुके। मे गो रॉन्ग इन दैट, हाँ, बट नॉट मोर देन 1.5 to 2 months। लेट्स सी। रोहित शर्मा जी, क्योंकि ईरान को तो बहुत अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है, तो क्या वो नेगोशिएट कर पाएगा अपनी शर्तों पर, अमेरिका को मनवा पाएगा जिसके आधार पर ये जंग 1-1.5 महीने में रुक जाए? अभी थोड़ी देर पहले ही इस स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से थोड़ा सा आगे एक शिप पर हमला हुआ है। ये बोलना बहुत मुश्किल होगा कि ईरान नेगोशिएट करेगा कि नहीं कर पाएगा। ये बोले तो एक तरफ ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट है जिसका यही नहीं पता कि कल क्या बोलेंगे, और दूसरी तरफ ईरान है जो कि अपने साइज से कुछ ज्यादा दिख रहा है। मतलब ईरान की जो पावर थी उससे ज्यादा हमें दिख रही है। तो पीछे से बैकिंग है, किसकी है सबको पता। तो बैकिंग इतनी सॉलिड है कि ईरान पहला कंट्री बना है जिसने अपने दुश्मन पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारी है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वो पावर्स जो ईरान को सपोर्ट कर रही है, चाइना, रशिया, ये दोनों की दोनों कहीं एक कॉम्प्रोमाइज आने देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका जब तक यहाँ फंसा है तभी तक हमारे ऊपर नहीं देख रहा है। अगर यहाँ पे वॉर फ्यूल होती है यहाँ पर और ज्यादा, आप देखते रहिए कि कैसे हमले हो रहे हैं। जितना वॉर फ्यूल होगी रशिया के लिए उतना आसान होगा यूक्रेन को टैकल करना, वरना वो सब तो यूक्रेन को मिसाइल्स दे ही रहे। यूक्रेन को अभी मिसाइल मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, प्रोडक्शन कितना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे ब्रह्मोस के ऑर्डर्स, कौन सा कंट्री ऐसा है जो ब्रह्मोस नहीं मिलेगा? क्यों? इसलिए कि आप अमेरिका देने की पोजीशन में नहीं सर। आकाश मिसाइल मांगी है सऊदी अरेबिया, UAE, आप देखते जाइए वहां के कितने कंट्रीज मांग रहे हैं आकाश, ब्रह्मोस।
सिर्फ इसलिए कि अमेरिका देने की पोजीशन में नहीं है, वरना ये अमेरिका के बाहर तो जाते ही नहीं थे। और इंडिया देने की पोजीशन में है क्योंकि इंडिया किसी वॉर में नहीं है। ठीक है। तो ये वो कोई इसमें पीस नहीं चाहेगा। एवरीबॉडी इज बेनिफिट। ठीक है मौलाना, आप मुस्कुरा भी रहे थे किस बात पर, वो भी ज़रा बताइएगा, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को राजी करवा भी पाएगा, या सिर्फ ये जैसे अमेरिका कभी कभी कुछ दाने फेंकता है ईरान को फंसाने के लिए, वैसे ही दाने ईरान की तरफ से फेंके जा रहे हैं अमेरिका को फंसाने के लिए? देखिए जी मीनाक्षी जी, मुझे हर चीज बात पा रही थी क्योंकि ये चैनल पे 7 बजे की डिबेट में जो मतलब गल्फ या मिडिल ईस्ट पर या मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो डिबेट होती है, तो मुझे ये लगता है, मैं अपने मन की सोच बता रहा हूँ, कि बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही दानिश्वर किस्म के लोग इस डिबेट में बैठते हैं। और अगर इनमें से हम सब में से, वो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, अब सब में से अगर कोई ये कहे कि ईरान को जल्दी है और अमेरिका को जल्दी नहीं है, तो बड़ा दुख की बात है। अमेरिका को ही जल्दी है। जितनी बार भी डील की बात की है अमेरिका ने की है। कभी मेरे पास हथियार खत्म हो गए, ये अमेरिका के मुंह से आया। मेरे पास हथियारों की कमी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से आया। मैं ये कर दूंगा, ये उसके मुंह से आया। ना ईरान को जल्दी है, ना ईरान ने जंग की थी, ना वो खत्म करना चाहता है, ना ईरान के यहाँ कोई हो हल्ला है। देखिए, अगर यूएस का एक भी मिलिट्रियन, अगर एक भी कैंडिडेट अगर उसकी डेथ होती है या वो मारा जाता है, तो वहां हो हल्ला मचता है, वहां जवाबदेही होती है। ईरान में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई मारा जाए, ईरान रहे ना रहे, खत्म हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ईरान नेस्तो नाबूदी हो जाएगा। तो बड़ी यहाँ अफसोस की बात यह है कि अगर हम में से कोई काबिल आदमी से ये कहे कि ईरान को बहुत वहां गड़बड़ी है, अमेरिका में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईरान जो के यहाँ बहुत जल्दी है, अमेरिका को कोई जल्दी नहीं, जल्दी सिर्फ अमेरिका को है। क्योंकि जितनी बार भी आप देख रहे हैं, डील की अगर बात की है तो यूएस की तरफ से की गई है, ईरान ने डील की नहीं है, नहीं डील की कोई बात की है। तो ये वाली बात है कि मेरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, देखिए पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक बनता है। अब उसमें हिंदुस्तान भी हो सकता है, उसमें और भी मुल्क हो सकते हैं, उसमें चाइना, रशिया, इनकी सबकी समझ में आती है ये अगर दादागिरी आंख दिखाने की एक दूसरे को बात करें। लेकिन एक इतनी दूर का आदमी, मैं बार बार कहता हूँ, वो क्यों आंख दिखाएगा और वो क्यों उसकी आंख देखेगा? किसी ने देखी होगी, ईरान अब नहीं देखेगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, जहां तक क्या उसके पीछे से उन्होंने कहा कि रशिया और उसकी सैटेलाइट चाइना की वो करें, देखिए अपने अपने फंडे हैं, किसी न किसी की कहीं ना कहीं तो सेटिंग है ही। अब जैसे कि यूएस की सेटिंग है वो पाकिस्तान में है, यूएस की सेटिंग है वो इजराइल में, इजराइल और पाकिस्तान यूएस को समर्थन करते हैं, वो उन्हें करते हैं। और यहाँ तेल का खेल है, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ 2 चीजों पर टिका है ये जो पूरा जंग है, 2 चीजों पर है। एक तो आस्था और दूसरे मालियत का। मालियत है तेल और आस्था है बैतुल मुकद्दस। तो इस चीज को लोग क्यों नहीं समझना चाहते, क्यों इसको टेक्निकल और पॉलिटिक्स में लेकर जाना चाहते हैं कि वो ऐसे करेगा, उसके पास वो मिसाइल है, उसके पास वो ड्रोन है, उसके पास वो एयरक्राफ्ट है, उसके पास वो फाइटर जेट है। ये बातें मान भी ले तो हथियारों का जखीरा भी तो बिल्कुल, दुनिया ये बातें मान भी ले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तेल हो या फिर दूसरा जो उनकी बात थी कि हम रिजीम चेंज कर लेंगे, कट्टरपंथी रिजीम को हम हटा लेंगे, तो फिर चाहे वो आस्था हो, दोनों को अगर मुकाबला किया जा रहा है, दोनों को अगर निशाना बनाया जा रहा है, तो हथियार भी बिल्कुल देखने होंगे कि किसके पास क्या बचा हुआ है, कौन किसका इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन कैप्टन कुमार, ये हॉर्मुज में छिड़ा हुआ नया युद्ध, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वीडियो सामने आते हैं कि तुर्की गए नेटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए, ईरान से डरे हुए हैं इसलिए अपना प्लेन तक बदल लेते हैं। तो क्या ईरान से इतनी ज्यादा घबराहट डोनाल्ड ट्रंप को हो गई है और अब युद्ध रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं? मान के चलिए कि अमेरिका की सुपर पावर की जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी है, और ये छोटी मोटी बातें अगर हम मान भी लें तो इससे कुछ खास अमेरिका को नहीं होगा। इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर है, इसको हम ग्राउंड रियलिटीज मान के चलें। वो कुछ भी करते हैं तो उसको कहते हैं ना, हाथी अगर पतला भी हो जाए तो चूहा नहीं हो सकता। तो उसको हमें समझना पड़ेगा। यहां से हम बात शुरू करते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि ये जो 2 टक्कर है ना, इसमें ईरान एक छोटा देश है अमेरिका के सामने। ये अमेरिका और ईरान दोनों बहुत दिनों से जानते हैं, और इसलिए कोई डायरेक्ट अटैक कभी कोशिश हुई नहीं। ईरान भी अपने हिसाब से चलता रहा, समझदारी से, और छिटपिट जो टैसिट लड़ाइयां अंदर अंदर होती रही, वो हर कंट्रीज में अपना अपना चलता रहता है। लेकिन इस बार की जो मार है, इसको आपको समझिए कि क्योंकि ये बाइडेन की बात, उसके पहले ओबामा की जो बात खत्म हुई, फिर से आए थे ट्रंप, फिर से बाइडेन आए, कोई पॉलिसी अमेरिका ने चेंज नहीं की है मिलिटरी। और रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों का यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जरूर वो कह सकते हैं कि इंटेंट बहुत क्लियर है, ईरान उनका दुश्मन है, ऐसा वो कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक आकलन कर रहा हूं, ये को सब कहते हैं, पूरा कंट्री कहता है।
लेकिन किस तरह से अटैक किया जाए, नो एंड वॉर ना हो, लंबा वॉर चले, ये सारे थोड़े से मतभेद वहां पर हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है अमेरिका में कि ईरान प्रॉक्सी स्टेट है और वो एक खतरनाक हिस्सा है अमेरिका के लिए, ऐसा वो मानते हैं। उस नैरेटिव के साथ न्यूक्लियर डीएस्केलेशन करने के लिए रोग स्टेट मान के नैरेटिव के साथ अमेरिका यहां आया। जैसा हमारे मौलाना साहब कह रहे थे, आए क्यों, यहां आपका तो जगह नहीं है, आए क्यों? तो मैं उसकी बात कह रहा हूं, वो आए हैं क्यों, ये नैरेटिव लेके आए। और उसके बाद उनको ये पूरी तरह से मालूम था, इसके 20 कारण है क्यों ये हॉर्मुज पे लड़ाई आती। सारी लड़ाई हॉर्मुज पर ही थी, ये क्लियर होना चाहिए सबको। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी दर्शकों को कि लड़ाई हॉर्मुज से ही शुरू होनी थी, तीसरे दिन चौथे दिन हॉर्मुज बंद किया गया और वो उसके लिए तैयारी अमेरिका ने की थी। उसके पहले जो 40 दिन की लड़ाई हुई उसको एनिलेट करने के लिए हुई, उसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जो इजराइल ने किया, उसके बाद उन्होंने रोका है। और समुद्र की लड़ाई बहुत स्लो होती है, हॉर्मुज की लड़ाई में उनको पता है कि प्रॉब्लम्स होगी, उन्होंने सिर्फ अनमैन्ड बोट्स रखे हुए हैं बहरीन में और सारी मिलिट्री हटा रखी है। और ट्रंप का आज का बयान सुनिए, वो कहते हैं कि हमने वो अनमैन्ड बोट से बहरीन में सारे चैनल को स्ट्रक कर लिया और धीरे धीरे ओमान के तरफ से हम अपना सैनिटाइजेशन करके शिप्स को बहाल कर देंगे। जितना लंबा समय लगेगा, स्मेलिंग द ग्राउंड होगा, सब ओमान हेल्प कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, अगर डील नहीं करनी थी हमें ईरान को किसी से, तो ओमान से वो डील क्यों कर रहा है? इतनी सारी ये बातें क्यों चल रही है 4 दिनों से कि ये डील कर रहा है वो? आखिर डील क्यों? लगा रहे चुपचाप आईआरजीसी के साथ लड़ाक और कोसाम के बीच से रास्ता और खड़ा रहे। तो जरूरी है ना, ऐसे तो फिर क्या युद्ध लड़ के दूसरा रशिया और यूक्रेन का फ्रंट खोलना है? कर्नल सुशील पठालिया की एक तरफ यूरोप में तो फ्रंट खुली हुआ है, अब हम मिडिल ईस्ट में भी ऐसा ही एक फ्रंट खोल देते हैं, क्यों दुनिया भर को परेशानी में डालना है? मीनाक्षी जी, अमेरिका की जो थिंक टैंक है, दे वेरी मैच्योर एंड ग्रेट थिंकर, और जब भी आप कोई अपनी वॉर प्लान करते हैं उसके अंदर सारी कंटीजेंसीज के ऊपर काम किया जाता है। हॉर्मुज स्टेट को जो बंद करने की, दैट वाज द फर्स्ट ऑब्वियस रिएक्शन बाय द ईरान व्हिच अमेरिका वुड हैव फैक्टर्ड इन। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया। अभी आप एक और देखिए, 2 डेवलपमेंट हुई है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है वो, और उनका कहीं ना कहीं ईरान के साथ सुई जो है वो मिल जाती है। अभी एक पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की के बीच में ऑन द लाइन ऑफ नेटो, दैट अगर किसी भी देश पे हमला होता है तो दूसरा देश उसके खुल के उसके साथ आएगा। अभी ये पैक्ट क्यों आया? ये अभी ईरान ने क्या किया, उन्होंने हूतीस को यूज करते हुए रेड सी के अंदर सऊदी अरेबिया के शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। अभी सऊदी अरेबिया जो है वहां पे पहले ही पाकिस्तान के कोई 23,000 सैनिक जो है इस समय बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी है कि वो स्ट्रेंथ को 80,000 तक ला सकता है। कल को मान लीजिए सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हो जाता है ईरान का, वो सिचुएशन आएगी, उस समय ये तीनों देश जो हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 3 का भी ग्रुप बना है इसके अंदर बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो भी शायद आस्ते आस्ते इसको ज्वाइन करेंगे। बिकॉज अभी अमेरिका के ऊपर उनका जो ट्रस्ट था कि ये अमेरिका हमें बचा सकता है वो काफी हद तक हिल चुका है, तो उसका ऑप्शन जो है वो यूएसए ने निकाल लिया है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, जो ईरान 3 शर्तों की बात कर रहा है, कि यूएसए इनको $300 अरब देगा, या यूएसए जो है खाड़ी देशों से अपनी सेनाएं हटा लेगा, अपनी बेसेस गायब कर लेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दीज आर जस्ट रेटोरिक। और जब ग्राउंड रियलिटी आपके सामने खुल के आती है तो ये सारे रेटोरिक एक साइड में टिक जाते हैं। देखिए, स्पिरिट इज गुड, जोश होना चाहिए, आई एग्री विद दैट, बट ग्राउंड रियलिटी भी तो आप देखिए कि ईरान कहां स्टैंड करता है। और ये जो 3 देशों का अभी डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अगर ईरान हूतीस को नहीं बोलता कि आप सऊदी अरेबिया के शिप या बाबिल मंडेब जो पोर्ट है वहां पे अटैक करना शुरू कर दीजिए, तो इसका ब्लेम किसको जाएगा? सो दे आर ट्राइंग टू एस्केलेट एंड यूज देयर, ये इनका लास्ट वेपन था। अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है सिवाय गल्फ कंट्रीज के ऊपर अपनी जो ड्रोन दागे और हूती के जरिए उसको एम्पावर करें, और वेपन दे, और मिसाइल दे, और ड्रोन दे, और रेड सी के अंदर वो क्योस क्रिएट करने की कोशिश करें। बट ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं। इसका काउंटर मेजर्स जो है वो ले भी होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है ये अमेरिका के इशारे से हुआ है। लेट मी टेल यू दैट।
रोहित शर्मा जी, लेकिन ये अमेरिका हर देश के साथ इतना कमिटेड क्यों हो जाता है? इराक रहा हो, अफगानिस्तान रहा हो, वियतनाम रहा हो, ये ईगो की ज्यादा लड़ाई बन जाती है अमेरिका के लिए कि नहीं जीत पाए तो अब जीत करके दिखाएंगे, फिर चाहे भले ही 20 साल बाद हार जाए। एक ये ईगो इशू है, और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है जो इनकी वेपन्स इंडस्ट्री है। वियतनाम से पुल आउट करने की कई बार कोशिश की गई। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन भी वियतनाम वॉर से लिंक्ड था। था कि नहीं था अभी तक वो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि वियतनाम वॉर से पुल आउट करना चाह रहे थे कैनेडी, और जो वेपन्स इंडस्ट्री है या बोले कि इनकी हथियारों के जो बेचने वाले थे वो उसके सपोर्ट में नहीं थे। पुल आउट करने के लिए साइन करने जा रहे थे, उससे पहले असैसिनेशन हुआ एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट आया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने कैबिनेट की मीटिंग ली, फर्स्ट डिसीजन वियतनाम गवर्नमेंट कर। तो इस तरीके को अगर देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो गेम चलता है, एक वेपन्स इंडस्ट्री भी है और उस इंडस्ट्री का भी प्रेशर होता है, ऑयल लॉबी का भी प्रेशर होता है। बहुत सारी लॉबीज इसमें काम कर रही थी और अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रेशर में काम नहीं करते, कोई नहीं बोल सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट करप्शन जितना वहां पर है उतना पूरी वर्ल्ड में भी, राइट? या बोले तो पूरी वर्ल्ड में जितना करप्शन है वहां पे भी है। बस वही है, वो चावल में कंकड़ नहीं मिला रहा है, वो ये नहीं कर रहा है कि नकली तेल बेच रहे, वो ऐसा नहीं कर रहा। वहां पे आम आदमी को करप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट देयर इज करप्शन आउट देयर। वहां पर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स के खिलाफ आप देखिए ना, सद्दाम हुसैन को हटाया गया था, क्या रीजन था भाई? तेल ऑयल लॉबी का प्रेशर था ना। वरना सद्दाम हुसैन तो अपना आपने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे थे, सब कुछ कर रखा था। ईरान का भी क्या प्रेशर था भैया? आप ही खुद ही बोल रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन लेके घूम रहे हो, आपकी तुलसी गैबार्ड बोल रही है कोई प्रूफ नहीं है, आपकी गवर्नमेंट आए ये कुछ और बोल रही है। लॉबीज के प्रेशर है नहीं सारे, तो इसी वजह से हो रहा है। ये यहूदी लॉबी का प्रेशर होगा, एक ऑयल लॉबी का प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर्स वहां चलते हैं और उन प्रेशर्स में आर्मी काम करती है। वी हैव सीन इट। इधर छोड़िए, ईरान वॉर में कितने सॉरी इराक में कितने अमेरिकन सैनिक मारे जा चुके? 5000 से ज्यादा लिस्ट में मुझे लास्ट में मेरे पास थी। और सोमालिया में 12 अमेरिकन सैनिक मारे गए थे, तो पूरे सोमालिया से पुल आउट हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां तेल नहीं थी। इराक से पुल आउट हुआ ही नहीं तो। और इराक में अब भी बैठे हैं, अब भी अटैक हो रहे हैं, आपने अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया। अभी तो सर स्थिति वही है ना कि ईरान तो यही कह रहा है कि हम तो वैसे भी अपना सब कुछ खो चुके हैं, तो हम तो मरने मारने वाली स्थिति में हैं। अगर अमेरिका और लड़ना चाहता है तो हम अपने आप को खत्म करने तक लड़ेंगे। लेकिन मौलाना नाज़िम अशरफी, अब पूरी दुनिया ये भी तो जान रही है, ये भी तो समझ रही है कि ईरान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोग परेशान चल रहे हैं, तो क्या सत्ता थोड़ा अपने लोगों के लिए झुकना स्वीकार नहीं करेगी? हाँ देखिए मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा सवाल। अभी एक चीज मैं और पहले जवाब दे दूं आपके सवाल से। एक चीज निकल कर आई थी, टेररिज्म। यूएस टेररिज्म को खत्म करना चाहता है, टेररिज्म जो ईरान से पनपता है, ये हर बार ये बात आती है। ठीक है। तो मैं कहूं ईरान जो अमेरिका ईरान के टेररिज्म को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान से ही टेररिज्म निकलता है। तो मैं बड़े बड़े साफ अल्फाजों में एक बात कह दूं कि सबसे बड़ा टेररिज्म आप किसको मानते हैं? जितने आप भारतवासी, आप बताइए, क्या पाकिस्तान टेररिज्म को मतलब बढ़ावा नहीं देता? क्या वो टेररिज्म को मतलब वहां की फैक्ट्री टेररिज्म से एकदम लेस नहीं है? वहां एक फैक्ट्री नहीं है टेररिज्म पैदा करने की? और सबसे गहरा दोस्त अमेरिका का पाकिस्तान है। तो अमेरिका कैसे टेररिज्म खत्म करेगा? अगर अमेरिका को टेररिज्म खत्म करना तो ईरान पर आक्रमण क्यों, ईरान पर अटैक क्यों? पाकिस्तान पर करना चाहिए, मगर उस पर नहीं करेगा क्योंकि वो उसका दोस्त है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज, आप अमेरिका की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, किससे लड़ा है वो आज तक? कि अगर इन 40 साल में, अब 40 ईयर्स ओल्ड मैं बात कर रहा हूं, इन 40 साल में कोई भारत से नहीं लड़ा, कोई चाइना से नहीं लड़ा, रशिया से नहीं लड़ा। जो पावरफुल कंट्री है उनसे वो लड़ाई नहीं है, वो छोटी छोटी कंट्रियों से लड़ा है। उनसे लड़के लोगों पे ये भय बैठा दिया, यानी लोगों को माइंड सेट करने पे उसने मजबूर कर दिया कि वो सुपर पावर है, वो पावरफुल है। और वो खुद कह रहा है मेरे पास हथियार नहीं है, और लोग मानने को तैयार नहीं है कि उसके पास हथियार नहीं है। लोग कह रहे नहीं, हथियार तो उसके पास बहुत है। वो कह रहा नहीं है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि उसने किसी पावरफुल कंट्री से नहीं लड़ा। अगर न्यूक्लियर पावर ईरान भी बनाता है तो क्या दिक्कत है? पाकिस्तान के पास भी तो है ना, सबसे बड़ा आतंकवादी तो वही देश है भाई। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू ओवरऑल पैनलिस्ट, सबसे बड़ा जो मतलब टेररिज्म को जो पैदा करता है, जो फैक्ट्री है, वो पाकिस्तान है। तो वहां उनके पास न्यूक्लियर हो सकता है, ईरान के पास क्यों नहीं? अब मैं आपको आखिरी बात बता दूं, आपके सवालों का जवाब। ईरान की जनता के बारे में ही ईरान सोच रहा है, वरना तो मैं ये बात बताऊं, ये छोटी मोटी कुछ दिनों के लिए भले ही जंग बंद हो जाए,
ये जंग 20 साल चलेगी, 20 ईयर टोटल। ये 20 साल जंग चलेगी, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य बेसिस जो एयर बेसिस हैं वो अपने ठिकाने गल्फ कंट्री से हाँ, हटाने और ये ही बहुत होंगे सारी जब तक रिपोर्ट्स में नहीं दावा हटाएगा भी किया ये गया जंग है, चलती बहुत रहेगी। सारी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि 8 देशों में जो उनके सैन्य बेस बने हुए हैं कैप्टन कुमार, वहां पर 2000 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए, ड्रोन अटैक किए गए, ताकि अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेटे। लेकिन क्या वो दिन आएगा? नहीं आ पाएगा। अमेरिका ने ये 6 कंट्रीज को बहुत अच्छी तरह से पहलू में ले रखा है। मैं कहता हूं पहलू में ले रखा है। इसलिए ओमान को धमकाया भी था पहले, और आज जब वो ईरान के साथ डील कर रहा है तो आप समझो टाइम पास कर रहा है। मान के चलिए सऊदी अरबिया कभी कभी कुछ उनके प्रिंस कह भी देते हैं, लेकिन जैसा कर्नल पठानिया ने कहा, बिल्कुल सुनिश्चित है कि ये जो कार्रवाई हुई है सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट नाटो की, ये बिल्कुल अमेरिका के पहलू में अगेन हुई है। और बात मान के चलिए सऊदी अरबिया ने कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स का भी बहाल की है, जिसमें 18 से ज्यादा कंट्री, जिसमें टर्की और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। तो रेड सी में जब कुछ होगा तो जो यानबू से जो उनका ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन है उसको तो बचाएगा सऊदी अरबिया। तो वो तो मान के चलिए गल्फ कंट्रीज से 54,000 सैनिक कहीं नहीं जाने वाले। उनके स्टेट पे, सोवरन लैंड पे अटैक इतने सारे किए, कुवैत को मार मार के ठीक कर दिया ईरान ने, लेकिन कोई एक भी अटैक इन कंट्रीज की तरफ से नहीं हुआ। उनके बिहाफ में अमेरिका लड़ रहा, ये कितनी बड़ी बात है, इसको तो समझना होगा ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 40 सालों से और खासकर पिछले 10 सालों से ऐसी सारी स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन उस गल्फ के पानी में लाई गई है, उबाल लाया गया है। 16-17 एम्फीबियस वॉरशिप्स ईरान के पास, 21 से ज्यादा सबमरीन, छोटे छोटे जो माइन ले करते हैं, कितने तरह की एम्फीबियस लैंडिंग, कितने तरह की वॉर गेमिंग। एडमिरल वाट कूपर को क्यों लाना पड़ा अगस्त के महीने में? 1 महीने के अंदर कतार के अटैक के बाद जून में कैबिनेट ने पास किया, और उसके पहले बाइडेन ने कितनी तैयारी की। ये सब इसलिए हुआ कि उन्हें मालूम था कि हॉर्मुज में प्रॉब्लम चलती रहती है, आज न कल ये बड़ा काउंसिल बनाएंगे, अथॉरिटी बनाएंगे और ये 5 कंट्री को तबाह कर देंगे। तो प्रिमिटिव स्ट्राइक किया इजराइल ने, ये आज न कल होना। मिडिल ईस्ट में ऐसा होने नहीं वाला है। अब दुनिया तो इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से हॉर्मुज से बेड़ा पार लगे उनके जहाजों का, ताकि आगे का व्यापार चल सके। लेकिन दूसरी तरफ 2029 तक उसे बंद करने का ऐलान कहीं ना कहीं दुनिया को झकझोर जरूर रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल रुक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।